नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बजट के ऊपर है। दरअसल आप सभी को मालूम है 23 जुलाई को यानी कि कल जो केंद्रीय बजट पेश किया गया है संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। हालांकि इस वीडियो में हम पूरे बजट की बात नहीं करेंगे, बल्कि इस वीडियो का हमारा मूल उद्देश्य यह है कि बिहार के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बातें निकल कर सामने आती है उस चीज को हम आपके समक्ष रखें, जो खास करके एक प्रकार से ओवरव्यू हम देने वाले हैं। इसका एक डिटेल वीडियो भी हम आपको देंगे। फिलहाल यहाँ पर इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं और कुछ अतिरिक्त बातें हम आपको बतलाएंगे, कुछ चीज़ें हमने आपके लिए तैयार किया है, वो चीज़ें भी हम इसी वीडियो में आपको बतलाएंगे। वहाँ से बहुत आपको हिंट मिलेगा आपके आगामी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक छोटा ही वीडियो है। देखिए, बिहार की बात करें, जो इस बजट में बिहार को लेकर बातें कही गई है, उससे पहले आपको यहाँ पर यह जानकारी दे दूं, आप सभी को मालूम भी होगा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अभी हाल ही में 23 जुलाई को यानी कि कल ही मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश की है संसद में। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बातें निकल कर ये भी सामने आ जाती है कि निर्मला सीतारमण, अगर हम बतौर वित्त मंत्री बात करें, तो एक तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि निर्मला सीतारमण भारत की पहली महिला वित्त मंत्री है। अब इसी संदर्भ में जो बजट पेश किया गया है, ये लगातार 7वीं बार उनके द्वारा ये बजट पेश किया गया है। हालांकि अगर बात ये हो कि सबसे अधिक बार यानी कि सर्वाधिक 10 बार जो बजट पेश किया था वो किनके द्वारा किया गया, तो मोरारजी देसाई के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर हम बात करें अगर केंद्रीय बजट 2024-25 के विषय की, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए, कृषि, रोजगार सृजन और मजबूत खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश, ये इसका विषय है। और मतलब मुख्य रूप से फोकस इसी चीज पे है। तो इस चीज को यहाँ पर थोड़ी सी बातें जो हमने लिखा है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। और अच्छा, एक चीज और, हम बिहार को लेकर बातें करें, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जो बिहार में भाजपा का एक बड़ा चेहरा मतलब थे, सुशील कुमार मोदी, अगर बतौर वित्त मंत्री अगर हम देखें तो सर्वाधिक 11 बार उन्होंने बजट पेश किया। बिहार के बजट की हम बात करें तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, 2012-13 में जो खास करके राज्यों के वित्त मंत्री की एम्पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से। और इसके पीछे एक यही उद्देश्य था कि वैसे देशों की उस समय पर वे यात्रा पे थे, मतलब अध्ययन को लेकर के, जहाँ पर जीएसटी पहले से लागू थे। तो जीएसटी भारत में लागू करने की दिशा में एक प्रकार का एक पहल था, और उसी कमेटी का, राज्यों के वित्त मंत्रियों की कमेटी का, अबाउट कमेटी जो थी, उसका अध्यक्ष बनाया गया था सुशील कुमार मोदी को। तो सर्वाधिक 11 बार उन्होंने बजट पेश किया था, ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर वही सारी चीजें लिखी गई है कि 23 जुलाई को बजट पेश किया गया, लेकिन अभी जो हम बात करेंगे बिहार को लेकर, तो वही सारी चीजें अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ध्यान से देखिएगा कि जो बजट पेश किया गया है, इसमें बिहार को विभिन्न योजनाओं के तहत आपको ध्यान रखना 58,900 करोड़ रुपए का फंड देने का प्रावधान किया गया है। कुल जो राशि इसमें आपको देखने को मिलता है ये 58,900 करोड़ रुपए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके तहत 3 एक्सप्रेसवे, बिजली संयंत्र, महाबोधि और विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर सहित कई विकास योजनाएं या फिर परियोजनाएं इसमें शामिल है। अब ये तो रही यहाँ पर शॉर्ट में बात। अगर हम इसमें जो पूरी इंफॉर्मेशन जो हमारे समक्ष है इस वक्त तक, जो खास करके इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम पर्पज से आपको ध्यान रखना है, एक एक करके सभी पॉइंट को देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर हम आपको बजट को लेकर कुछ और भी जानकारी देंगे, जो खास करके बजट से रिसेंटली एग्जाम में प्रश्न बने हैं। ठीक है, वो चीजें भी हम लोग देखेंगे। इसमें फिलहाल यहाँ पर देखते हैं जो बजट में बिहार के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण जो घोषणाएं की गई है, जो बातें निकल कर आती है, उनमें तो सबसे पहला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट हमें लगा है कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गया जिले के जो विष्णुपद मंदिर है बिहार के गया जिले में, तो ये विष्णुपद मंदिर और इसके अतिरिक्त बोधगया के महाबोधि मंदिर में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, महाबोधि मंदिर परिसर या फिर महाबोधि मंदिर वही जगह है, इसको लेकर ये ध्यान रखिएगा कि 2002 में ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ था। कब? तो 2002 में। हालांकि बिहार में 2 विरासत स्थल हैं, एक तो है ये महाबोधि मंदिर और एक है नालंदा विश्वविद्यालय, जो इस सूची में 2016 में शामिल हुए थे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें, 2 ही खास करके ये विरासत स्थल है बिहार में। अब यहाँ पर जो अगले प्रमुख घोषणा की बात करें, तो नालंदा को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र बनाने के लिए केंद्र सरकार बिहार को पूरा सहयोग करेगा या फिर सहयोग देगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए 11,400 करोड़ रुपए बाढ़ नियंत्रण पर खर्च किए जाएंगे।
जिस प्रकार से बिहार में बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है, उसी को मतलब नियंत्रित करने की दिशा में उसके नियंत्रण पर इतनी राशि का प्रावधान किया गया है। अगला पॉइंट है कि पटना से पूर्णिया, भागलपुर से बक्सर और फिर बोधगया से दरभंगा तक एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। कुल मिला के 3 एक्सप्रेसवे ये होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पटना से पूर्णिया, भागलपुर से बक्सर, बोधगया से दरभंगा, ये 3 एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। हालांकि इस समय बिहार का जो पहला एक्सप्रेसवे जिसकी लंबाई 189 किलोमीटर है, इस पर कार्य प्रगति पर है और संभवतः 2024 के अंत तक ये कार्य समाप्त होना ये लक्ष्य है और वो एक्सप्रेसवे है आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा, हमने डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आपको बताया है और कुल मिला के वो एक्सप्रेसवे 7 जिले को कवर करती है। ये आप लोग ध्यान रखिए, आमस औरंगाबाद में एक स्थान है और वहां से दरभंगा तक मतलब कुल 7 जिलों को ये कवर करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, अच्छा यहाँ पर ये चीज जो हमने आपको बताया है कि 3 मतलब एक्सप्रेस वे बना जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, पटना से पूर्णिया, भागलपुर से बक्सर और बोधगया से दरभंगा, ये 3 नए एक्सप्रेस वे होंगे। अगले पॉइंट की बात करें तो राजगीर में जैन तीर्थ स्थलों का भी विकास किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का यानी कि 2 लेन एक पुल बनाया जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, बिहार जीके के दृष्टिकोण से देखें, बक्सर वही स्थान है बिहार में, आपको मालूम होगा कि बक्सर जो है बिहार का एक जिला है और वहां पर एक स्थान है चौसा। बिहार के क्षेत्र में जो गंगा नदी की हम बात कर रहे हैं, वो चौसा से ही बिहार के क्षेत्र में गंगा नदी प्रवेश करती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि बक्सर में ही मतलब चौसा जो जगह है वहां से बिहार के भूभाग में गंगा नदी प्रवेश करती है। अगर सवाल ये उठे कि बिहार के भूभाग को गंगा नदी कहाँ पर छोड़ती है, तो कटिहार जिले में एक स्थान है मनिहारी, वहां पर बिहार के भूभाग को गंगा नदी छोड़ देती है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है। तो बिहार को लेकर जो सारी बातें यहाँ पर निकल कर सामने आती है वो तो आपको ध्यान रखना ही है, लेकिन एक जानकारी जो बजट को लेकर हम आपको यहाँ पर दे रहे थे, ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा वीडियो था जहाँ पर ये सारी बातों का जिक्र हमने आपके समक्ष किया है। ये प्रमुख बातें निकल कर सामने आई है बिहार को लेकर के इस बजट में। इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे किसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको कुछ मैं जानकारी दे दूं, वो हमने यहाँ पर मोबाइल में नोट करके आपके लिए रखा है। अभी रिसेंटली 28 और 29 जून को जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी हेडमास्टर वाला, ये एग्जाम बीपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है और इस एग्जाम में जो प्रश्न देखने को हमें मिला है बजट से, दोनों मतलब दिन की हम बात कर रहे हैं 28 और 29। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा बजट से जो जो प्रश्न पूछे गए हैं एक बार हम वो दोहरा देंगे, फिर उसके बाद हम आपको ये भी बतलाएंगे कि हमारे नोट से यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न बने हैं या फिर हमारे क्लासेस से कौन कौन से प्रश्न बने हैं जो हमने आपको करवाए हैं। और आप लोग अगर डेली क्लास को फॉलो किए हैं तो आप लोगों को मालूम होगा ये सारे प्रश्न बतलाए गए हैं। देखिए बजट को लेकर सबसे पहला प्रश्न जो हमें देखने को मिलता है, इसमें देखिए संघीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जीडीपी में अनुमानित राजकोषीय घाटा का हिस्सा है। आप लोगों को मालूम होगा कि इससे जो रिसेंटली अभी 2023-24 वाला भी हमने आपको बतलाया था, जो कि 5.8% रहने का अनुमान था और जो 2022-23 को लेकर एग्जाम में पूछा गया था तो उसका राइट आंसर होगा 6.4%। ये ध्यान रखिएगा। और बजट में जब हम आपको जानकारी दे रहे थे 2022-23 वाला, मतलब एग्जैक्ट वो स्पेशल वीडियो तो हम आपको नहीं दिए, लेकिन डेली करंट अफेयर्स में उन चीज़ों के हम प्रश्नों के रूप में आपसे डिस्कस किए, आपको बताए हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि जो बजट 2022-23 वाला था उसमें पीएम आवास योजना के अंतर्गत कितने घर बनाने जाने का लक्ष्य था, तो 80 लाख। ये सारी बातें आपको बतलाई गई। एक था प्रश्न बजट को लेकर के और उसके बाद एक प्रश्न था जल जीवन मिशन स्कीम किस वित्तीय वर्ष में घोषित किया गया था, मतलब किस वित्तीय वर्ष के बजट में इसकी घोषणा हुई थी, तो 19-20 वाला जो बजट था वहां पर घोषणा हुई थी। तो आपको ध्यान रखना किसी वीडियो के एक्सप्लेनेशन में जल जीवन स्कीम की जब हम चर्चा कर रहे थे वहां पर ये बातें हमने आपको बताया था। उसके बाद देखिए बजट से और प्रश्न था कि बजट 2022 में यानी कि 22-23 में जो पीएम गति शक्ति योजना है इसके तहत आगामी 25 वर्षों के लिए कितना बजट आवंटित किया गया था, ये प्रश्न था। हालांकि ये प्रश्न हमने आपको नहीं बताया था। और उसके बाद बजट को लेकर के देखिएगा एक और प्रश्न था शायद, हाँ एक और प्रश्न था कि संघीय बजट 2022 में 22-23 में देश के जो 4 स्तंभ थे जो बतलाए गए थे, तो वो एक प्रश्न था। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा कुछ प्रश्न जो हमें सामने देखने को मिला है उसमें से जैसे कि नीति आयोग द्वारा जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो जारी हुआ था वहां से प्रश्न बना और एक चार्ट के माध्यम से हमने कई बार आपको बतलाया था। जिस प्रकार से हम बिहार के महोत्सव को लेकर बतला रहे थे, थावे महोत्सव से संबंधित प्रश्न बना,
और उसी प्रकार से एक जो जानकारी हम आपको दे रहे थे महत्वपूर्ण सूचकांक में बिहार, आपको मालूम होगा डेली करंट अफेयर्स में दिया जा रहा था, उसमें एक लाइन आपने देखा होगा, खास करके वहाँ पर जो खास करके राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बिहार सबसे अंतिम स्थान। ये प्रश्न पूछा गया, भारत का प्रथम केबल आधारित रेलवे पुल बहुत बार हमने बतलाया है, जो कि जम्मू कश्मीर में अंजी नदी पर बना, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। इनसेट 3DS एक इस प्रकार का प्रश्न था, मतलब 3DS नहीं बल्कि 3D, इनसेट 3D, जो कि आपको ये तो हमने नहीं बतलाया था, लेकिन इनसेट 3DS हमने आपको बतलाया था, जो कि आपको ध्यान रखना है कि रिसेंटली लॉन्च किया गया था, ये बातें आपको बतलाई गई है। लेकिन यहाँ पर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था इनसेट 3D, मतलब एस का ही सिर्फ फर्क है। तो इनसेट 3D जो लॉन्च हुआ था इसरो के द्वारा, ये 26 जुलाई 2013 को लॉन्च किया गया था। देखिए कहाँ से जाके प्रश्न पूछा गया है, तो इस चीज़ को लेकर प्रिपेयर रहिएगा। अच्छा, क्रिकेट एशिया कप 2023 की मेजबानी को लेकर आपको हमने बतलाया, कौन सा देश जीता, ये चीज़ें आपको बतलाया गया है। 18 जून 2023 वाला जब वीडियो देखेंगे, हमने यहाँ पर नोट करके रखा है, हालांकि अगर आप लोग बोलेंगे तो इसका प्रूफ हम यहाँ पर भी आपको दिखा देंगे। फिलहाल हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक प्रश्न आया था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपनी 14वीं उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023 में निम्नलिखित खुलासा किया है। ये प्रश्न हमने आपको बताया था 3 दिसंबर 2023 वाले वीडियो में, और इसमें जो खास करके निर्धारित था ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने को लेकर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बतलाया गया है। और बजट से संबंधित जो भी हम बात कर रहे थे, राजकोषीय घाटा और साथ साथ जो पीएम आवास योजना, ये सारी बतलाई गई है। और जल जीवन मिशन स्कीम के तहत ये बतलाई गई है। और उसके अतिरिक्त देखिए यहाँ पर एक प्रश्न और भी आता है कि उर्दू साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023, रिसेंटली भी हमने साहित्य अकादमी पुरस्कार को लेकर जानकारी दिया है कि बिहार से 2 नाम इसमें सामने आया है, एक तो रिंकी झा ऋषिका और इसके अतिरिक्त नारायण जी। तो इससे पहले 2023 वाला भी हमने आपको बतलाया था। यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिलता है। और अच्छा, एक प्रश्न और इसमें देखने को मिलता है, स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर 2017 में कौन थे? इस तरह का प्रश्न पूछे जाना, एक प्रकार के समझ रहे हैं कि मतलब अगर आपको नहीं मालूम होगा तो आंसर गलत हो जाएगा, मतलब ये ऐसा होना नहीं चाहिए, इतना पीछे जाके पूछा गया है। हालांकि और भी कई सारे प्रश्न थे, जो कि खास करके एक प्रश्न हम बार बार आपको बोल रहे थे कि नीति आयोग जो है ये बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है, और इसको लेकर प्रश्न पूछा गया कि इसके स्थापना कब हुई थी। तो ये चीज़ आप लोगों को अगर डेली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो मालूम होगी, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें समझ में आता है कि बजट को लेकर एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, बन रहे हैं। और एक बात ये ध्यान रखिएगा, जो आगामी 17वीं बीपीएससी एग्जाम जो आयोजित होने वाली है, जो प्रीलिम्स एग्जाम होगी, 30 सितंबर जो प्रस्तावित तिथि है, हालांकि हमें लगता है ये तिथि जो एग्जाम तिथि है वो आगे बढ़ सकती है। तो इस एग्जाम में भी आप ये एक्सपेक्ट करके चलिए कि 1 से 2 प्रश्न बजट से संबंधित होंगे। एक हो सकता है कि भारत के संदर्भ में हो और एक बिहार के संदर्भ में, ऐसा हम अनुमान व्यक्त कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा हम इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि इस समय जो केंद्र में जो सरकार है भाजपा की, और आप लोगों को मालूम है कि नीतीश कुमार उसमें कितना अहम स्थान रखते हैं, और ऐसे में जो बड़ी बड़ी घोषणाएं आपको देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, शायद ऐसा मतलब सौगात बजट में इस तरह की बिहार को पहले कभी मिली। हालांकि घोषणाएं बहुत होती हैं, लेकिन अभी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं जिस पर कार्य होना है। ये कार्य होना सुनिश्चित हुआ, घोषणा हुआ तो इस पर जरूर कार्य होगा। तो इस लिहाज से इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ से आपके एग्जाम पर्पज से हो जाती है। और बीपीएससी का तो आदत है, जैसे कि अभी हेडमास्टर वाला एग्जाम को लेकर अभी हम बतला रहे थे आपको कि प्रश्न पूछा गया है, लगभग 5 या 6 प्रश्न दोनों सेट में देखने को मिला है। तकरीबन अगर हम देखें तो 3 प्रश्न के आसपास आपके एक सेट में पूछे गए हैं, ठीक है। तो अभी हम आपको बोल रहे हैं कि 17वीं में कम से कम हमें 2 प्रश्न यहाँ से बनता नजर आ रहा है। तो इस चीज़ को लेकर प्रिपेयर रहिएगा, ध्यान रखिएगा, इसको लेकर विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे बहुत जल्द। फिलहाल हम यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, उससे पहले अगर आप लोग 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी में लगे हैं तो आपके बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे टेस्ट संचालित हो रही है, आप लोग टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो को हम समाप्त करें, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न चलिए आपसे पूछते हैं। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको जरूर मालूम होगा, जो बजट पेश किया गया है इसके अनुसार आपको बताना है कि बिहार में कितने एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे और वे कौन कौन से एक्सप्रेस वे होंगे। अभी हम आपको डिटेल जानकारी दे रहे थे, आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और वहां पर लिखना है कितने एक्सप्रेस वे बनाए जाने को लेकर घोषणा हुई है और वो कौन कौन सा एक्सप्रेस वे होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।